लिया, हंस कर भी देख लिया, रो कर भी देख लिया, किसी को पाकर भी देख लिया, किसी को खोकर भी देख लिया। ज़िंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। आज हमारी वही क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है। यदि हम नियमित ध्यान से देख रहे हैं, इस वीडियो को नियमित ध्यान से देख रहे हैं, तो आप एरर, नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सारे जितने भी ग्रामर के पोर्शन हैं सभी कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हम, और हो सकता है आज और अच्छे से समझाया जाए। आज और अच्छे से समझेंगे, इसके लिए आपको शर्त यह है कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज समझ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। कुछ अच्छी नई चीज़ें आ रही है जो एग्ज़ाम में आए हैं। पिछले वर्ष भर जितने भी एग्ज़ाम हुई है ना, सभी में आए हैं, और आने की संभावना भी है, आएंगे भी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आएंगे। ठीक है ना। ये आया था, किसी प्रकार से आ सकता है, चेंज द पैसिव वॉइस, इस प्रकार से आ सकता है, या वो सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको क्लियर मतलब उसको जो एग्जैक्ट है, जो एक्यूरेट है, वो छांटना होता है। इसमें आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, पर आता ज़रूर है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, चेंज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है? डोंट या डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। पहले तो हमें सबसे पहले क्या जानकारी होना ज़रूरी है? सबसे पहले जानकारी होना ज़रूरी है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। किस प्रकार का सेंटेंस है? असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा है? तो हमने पता कर लिया है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। अपने बड़ों का अनादर मत करो, या उनका क्या इंसल्ट मत करो, अपमान मत करो। ठीक है ना। तो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। ये हमको सबसे ज़रूरी यही बात याद रखना है। तो हमें बात याद रखना है कि हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, फॉर्मूला हमने पिछली क्लासेस में बताया था, एक बार और बता रहा हूँ। क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले तो लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और यदि नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं, नो प्रॉब्लम, नॉट लिखेंगे। बी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और यदि ज़रूरत हो तो बाय लिखेंगे और यू लिखेंगे। यदि ज़रूरत हो तो, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पर्याप्त होती है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट होती है। ठीक है ना। इसमें बाय वगैरह नहीं लगाया जाता। तो देख लीजिएगा, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। हमने क्या बोला था? सबसे पहले क्या लिखना होता है? सबसे पहले लिखना होता है लेट। क्या लिखना होता है? लेट। चलो, लेट लिख दिया। फिर क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट, योर एल्डर। क्या है ऑब्जेक्ट? योर एल्डर्स। ये ऑब्जेक्ट था। फिर क्या लिखना होता है? यदि नोट हो तो नोट लिखेंगे, नहीं हो तो नो प्रॉब्लम। फिर लिखना होता है बी। ठीक है ना। फिर योर एल्डर, लेट योर एल्डर्स नॉट बी। नॉट बी के बाद में क्या लिखना होता है? आपको याद है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होता है। क्या लिखना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इंसल्टेड। अपने बड़ों का, तो इसमें किसी को संबोधन किया गया है। अपने बड़ों का अपमान मत करो। ठीक है ना। तो बाय यू। यदि ऑब्जेक्ट, यदि बाय प्लस यू, यह तो आवश्यकता के अनुसार लगाया, नहीं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में
इसका ज़रूरत ही नहीं होती, पर यहाँ ज़रूरत हो रही है। क्या हो रही है? डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर, तुम्हारे बड़ों का अपमान या फिर अपने बड़ों का अपमान मत करो। तो इसमें किसी से बात की गई है, किसी हर वाक्य में किसी से ही बात की जाती है वैसे, पर इसमें डायरेक्ट पॉइंट करके बताया गया है कि अपने बड़ों का अपमान मत करो। लेट योर एल्डर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा, मतलब तुम्हारे द्वारा अपने बड़ों का अपमान मत करो। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये नहीं आया तो एक और देख लीजिए, डू नॉट टच फायर। इसमें देख लीजिएगा, डू नॉट टच फायर, ये ऑर्डर दिया है। क्या दिया है? ऑर्डर दिया है, कमांड दिया है कि आग को मत छुओ। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? फायर, फिर क्या है? नॉट, फिर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टच्ड। लेट फायर नॉट बी टच्ड, बस हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस कितना सरल है, हर सेंटेंस सरल है, पर जैसे जैसे अपने आएंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे देखेंगे। तो हमारे ये आया था चेंज द पैसिव वॉइस। अब ये कैसे आ सकता है? ये एग्ज़ाम में इस प्रकार का वाक्य रहता है और 4 ऑप्शन दे देते हैं। किसी में लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्ट, इतना दे दिया। किसी में योर एल्डर लेट नॉट बी, इस तरह से दे दिया। किसी में क्या कुछ इधर उधर करके दे दिया। तो हमें उसमें से एग्जैक्ट छांटना है और उसको टिक करना है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ? लेट योर एल्डर्स नॉट टू बी इंसल्टेड बाय यू। ठीक है, और डोंट टच फायर, तो लेट फायर नॉट बी टच्ड। सूत्र समझ में आ गया। लेट लिखेंगे सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, फिर बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है ना? और किसी में इस प्रकार से भी आ जाए तो भी सही माना जाएगा। लेट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, नॉट लिखा, बी लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, इतना भी लिखा हुआ आया तो आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑप्शन में 2 सही आंसर दे सकता है, या तो ऐसा दे सकता है या ऐसा दे सकता है, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही होते हैं, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन अच्छे से आ गया समझ में। परिवर्तन से ना डरे, परिवर्तन से ना डरे, जितना आप खो रहे हैं उनसे लाख गुना बेहतर पा सकते हैं, उनसे लाख गुना बेहतर पा सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरर। इसको दोस्तों, इसको भी वेयर इज द डस्टर, इसको भी आप ध्यान से समझना है। बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। और वैसे एरर हम रोज़ समझा रहा हूँ, आपको समझने के लिए समझा रहा हूँ कि मेरा गलती हुआ था, मेरा एरर, मैं सबसे पहले एरर ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स जो की थी वो एरर पोर्शन में ही की थी, क्योंकि एरर वाले हमें समझ में ही नहीं आता था। पहले हमको एरर वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आता था कि एरर कहाँ से ढूंढे, वेयर टू फाइंड, कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, कहाँ हो सकती है, तो वो समझ में नहीं आता दोस्तों। तो वही चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा रहा हूँ जिसको हमसे नहीं हो पाया था। फाइंड आउट द एरर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी प्रकार से। तो हमें एरर सोचने के लिए कुछ वाक्य की स्ट्रक्चर देखना पड़ती है, वाक्य किस टाइप का है, ठीक है ना। फिर हमको उसमें से सब्जेक्ट और जो स्ट्रक्चर है उसमें कि ये नरेशन से रिलेटेड है या एडजेक्टिव से रिलेटेड है, नाउन से रिलेटेड है, क्या प्रॉब्लम है, तो हमको तुरंत पता चल जाता है। देखिएगा, यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, वॉन्ट यू बी। समझ में आ गया हमको कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है और ये इसमें मिस्टेक्स क्या हो सकती है। यदि हमको ये पता चल जाता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है तो हम एरर ढूंढ सकते हैं, इजीली ढूंढ सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट इजीली। कब? जब हमको पता चल जाए कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो अब हमको पता चल गया, एक बार और देख ले, यदि नहीं चला तो एक बार और देख ले। यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, वॉन्ट यू बी। हमको पता चल गया कि ये सेंटेंस क्वेश्चन टेक्स्ट का है। क्वेश्चन टेक्स्ट सुना होगा,
क्वेश्चन टैग बनाने होते हैं, बहुत एग्ज़ाम में बहुत आते हैं यार, 10th 12th में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आते हैं। तो इससे आप क्वेश्चन टैग बनाना भी सीखेंगे प्लस एरर भी फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, वॉन्ट यू बी। इसमें आपको एरर कहाँ दिख रहा है? इसमें सब्जेक्ट में विल बी 16 नो प्रॉब्लम, इसमें तो हो ही नहीं सकता। ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे वॉन्ट यू बी, यह लग रहा है हमको, यहाँ एरर लग रहा है। कैसे लग रहा है? यदि हमको याद है कि हम क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाते हैं, तो देखिए उसका बनाने का नियम देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एरर कहाँ है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चन टैग्स देखिएगा, इसमें यदि एफर्मेटिव वाक्य एफर्मेटिव का हो, किसी भी टेंस का हो और एफर्मेटिव का हो, तो हमको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक्सिलरी वर्ब, या तो एक्सिलरी वर्ब या फिर क्या बोलते हैं उनको? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले उनको लिखते हैं और फिर एन टी, जो भी एक्सिलरी वर्ब है, डू होगा तो डोंट हो जाएगा, डज होगा तो डजेंट हो जाएगा, इज होगा तो इजेंट हो जाएगा, आर होगा तो आरंट हो जाएगा। तो एन टी प्लस देखिएगा एफर्मेटिव यदि होगा तो नेगेटिव में बनेगा। तो क्या एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इजेंट, या और फिर होता है ए एन, मतलब ए पी, मतलब होता है एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, उपयुक्त सर्वनाम। सेंटेंस में क्या सर्वनाम, क्योंकि हर वाक्य में सर्वनाम होता है, प्रोनाउन हर सेंटेंस में होता है ना, तो उपयुक्त प्रोनाउन लिखते हैं। क्या कब लिखते हैं? पहले तो एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, एंटी लिखते हैं, और जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। तो यू विल बी, देख लीजिएगा सब्जेक्ट क्या है, इसको या सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट है ना उसमें जो उपयुक्त प्रोनाउन है उसको लिखते हैं। यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, वॉन्ट यू बी। तो दोस्तों इसमें हमने देख लिया क्या प्रोनाउन है, क्या प्रोनाउन है देख लिया आपने। इसमें प्रोनाउन है यू, क्या है? यू है। तो देख लीजिएगा इसका क्या बनेगा। सबसे पहले सहायक क्रिया क्या है? विल है। क्या है? विल है। फिर तो विल में एंटी जोड़ेंगे तो वॉन्ट, यदि विल में विल नॉट जोड़ेंगे तो उसको क्या बोल सकते हैं? वॉन्ट। क्या बोल सकते हैं? वॉन्ट। समझ में आया ना? तो ये यहाँ देख लीजिएगा, वॉन्ट यू, फिर क्या है? सर्वनाम क्या है? यू। तो अपना ये जो एरर, ये बी नहीं आएगा। क्या है? बी नहीं आएगा। ठीक है ना? बी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपन ने अभी हाल देखा है क्वेश्चन टेक्स्ट में कैसे बनाते, तो हमने फाइंड आउट कर लिया एरर कहाँ की जगह है। एरर है अपने ये बी, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, ये नहीं आता है, ये नहीं आएगा। ठीक है? अब देख लीजिएगा, एरर फाइंड आउट कर लिया। सेकंड देख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल डिडंट वी। अगर इससे जैसे मान लिया क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आए तो कोई एरर आए तो क्वेश्चन टैग में आएगा। प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई एरर आए तो प्रीपोजिशन में ही आएगा, किसी अन्य पार्ट में नहीं आएगा। एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई एरर आया तो एडजेक्टिव में ही आएगा। वॉइस से रिलेटेड आया तो वॉइस में केवल जो वॉइस में जो होता है, जो चेंजेस होते हैं, क्या चीज़ होता है, क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट किस प्रकार से बदला जाता है उससे रिलेटेड आएगा। तो जिसमें एरर आया ना, तो जो आएगा, जो जैसे इस प्रकार का ये क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एरर आएगी। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया ना अपने। मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल डिडंट वी। अब इसमें भी आपको समझ में, ये भी हमारा सेंटेंस वही है, कौन सा वाला? क्वेश्चन टैग वाला। तो इसमें देख लीजिएगा ये कौन सा टेंस का है। देखिए ऊपर वाला कौन सा टेंस का था? फ्यूचर का। नीचे वाला कौन सा है? पास्ट टेंस का।
तो पास्ट का कौन सा, पास्ट सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है, ये तो हमको पता चल ही गया। तो सबसे पहले सहायक क्रिया क्या लिखा अपन ने, डिड, डिडंट, ठीक है ना, डिडंट लिख दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, वी, देख लीजिएगा वी है क्या यहाँ, सब्जेक्ट डिडंट वी, डिडंट वी में क्या वी सब्जेक्ट क्या है मुझे बताइएगा, क्या वी आएगा क्या, नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वी है नहीं, हमारा सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ दे मतलब दे हैं, क्या है सब्जेक्ट, दे हैं, तो डिडंट दे, ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये इसमें एरर है, कौन से पार्ट में है, 4 पार्ट में, ये कौन से भी 4 पार्ट में थे, ठीक है ना। इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, इस पार्ट में नहीं है एरर, इसमें नहीं है एरर, कहाँ है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसमें भी ये एरर कहाँ था, वर्ब से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यदि हमको समझ में आ गया तो हमें आसानी हो जाएगी, हमें बहुत आसानी हो जाएगी हमको समझने में, ठीक है ना।